नमस्कार साथियों, यह वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। एक ही वीडियो में क्लास 9th के इतिहास के सभी चैप्टरों से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। इससे पहले अगर आप क्लास 10th के एक ही वीडियो में पूरा इतिहास और पूरा पॉलिटिकल साइंस नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, जहां से आप चाहे तो क्लास 10th के पूरा इतिहास और पूरा पॉलिटिकल साइंस का एक ही वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं। साथ ही साथ उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास की दुनिया यानी कि इतिहास से सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज जो है देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पहला जो प्रश्न है, पहला टॉपिक है इतिहास की दुनिया में भौगोलिक खोजे। पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है। इसमें पहला प्रश्न है कि मार्को पोलो, इसमें पहला प्रश्न है कि मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल के रहने वाले मार्को पोलो जो है थे। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने कपास का ज्ञान किनसे सीखा था। यूरोप वासियों ने कपास का ज्ञान जो है अरबों से सीखा था। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ। तो भारत में फ्रांसीसी का आगमन जो है आपको 1664 में हुआ था। अब सबसे पहले भारत में विदेशियों का आगमन कैसे कैसे हुआ था तो एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। PDEF, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भारत में P से पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, E से इंग्लिश यानी अंग्रेज आया था और F से फ्रांस आया था। तो सबसे लास्ट में कौन आया था? फ्रांस। और कब आया था फ्रांस? तो 1664 में। प्रश्न संख्या 4 है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लगाया? तो मैगलन ने। मैगलन जो है विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी है। तो रेड इंडियन कहाँ का निवासी है? आप जैसा कि जानते भी होंगे, रेड इंडियन एक अमेरिका के निवासी है जिसको रेड इंडियन के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसा कि आपको पता होगा, अगर जानते भी होंगे पहले से, कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया है। भारत की खोज किसने किया है? तो वास्को डी गामा ने किया है। भारत की खोज किसने किया है? वास्को डी गामा ने 1498 में, जबकि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किया है। तो इस प्रकार पहला टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको आपने देखा। अब जो है दूसरा अध्याय को शुरू करते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ऐसे भी यह विश्व इतिहास का भी टॉपिक है। इससे प्रश्न जो है, पहला प्रश्न बनता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन दो देशों के बीच हुई। सबसे पहले जानते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। चूँकि यह 7 वर्षों तक चला था, इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। 1656 से 1663 के बीच में जो है यह सप्तवर्षीय युद्ध चला था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है सबसे ज़्यादा क्षति किसकी हुई? तो इंग्लैंड को हुआ था। यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध में सबसे ज़्यादा क्षति जो है किसको हुआ था? इंग्लैंड को हुआ था। ठीक है।
प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि बोस्टन की चाय पार्टी, इसको हमको बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी बोस्टन की चाय घटना या बोस्टन की चाय पार्टी कब घटित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1773 में बोस्टन की चाय घटना। प्रश्न संख्या 3 है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आपको मैं बता दूं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहे तो अमेरिका, लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तब इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहे तो भारत, और विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहे तो अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा लिखित या व्यापक संविधान कहे तो भी भारत होगा, लेकिन प्रथम कहेगा तो अमेरिका होगा। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे था, लगभग 3 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। प्रश्न संख्या 5 है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1787 में अमेरिका की संविधान लागू हो गया। चूँकि अमेरिका पहले आज़ाद हुई थी तो अमेरिका का संविधान 1787 में लागू हो गया था। जब भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बनकर तैयार कब हो गया था? तो 49 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। उसी प्रकार से अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया? तो 1787 ईस्वी में। इस प्रकार दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तीसरा चैप्टर को देखते हैं, फ्रांस की क्रांति। ये आप क्लास 9 के ही तीसरा चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति, और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि लुईस 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर होगा कि लुईस 16वां जो है आपको 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुईस 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो 1774 में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इससे पहले क्लास 10 और क्लास 10th के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह जो है बनाकर पोस्ट कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक वीडियो में ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज हूँ, आई एम ए स्टेट। किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज हूँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस शासक ने कहा था मैं ही राज हूँ? तो इसका राइट आंसर होगा लुईस 14वां। लुईस 14वां ने कहा था कि मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। इस किसने कहा था? लुईस 14वां ने। प्रश्न संख्या 3 है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण घटना इंग्लैंड में कब हुई थी या कब घटा था? तो इसका राइट आंसर होगा 1688 में आपको इंग्लैंड में गौरवपूर्ण घटना हुई थी। गौरवपूर्ण घटना इंग्लैंड में घटी थी, कब घटी थी? तो 1688 में। प्रश्न संख्या 4 है कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार पारित कब हुआ? इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 का उत्तर हो जाएगा 1832 में। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो
इसका राइट आंसर होगा 1832 में। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो आपको पता होगा या ना भी पता है तो ध्यान दीजिएगा। इसका फ्रांसीसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि 1656 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। 1656 में पेरिस की संधि का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, काला सागर को तटस्थ कर घोषित कर दिया गया, और तीसरा जो कह रहा है कि रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया। इस प्रकार चारों ऑप्शन इसमें जो है इसका सही होगा। यह आपको 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। प्रश्न संख्या 7 है कि इंग्लैंड फ्रांस की क्रांति के परिणाम है, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुआ उसका परिणाम क्या क्या निकला। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि सामंती प्रथा का अंत। यह बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम थे सामंती प्रथा का अंत। दूसरा आपको है कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, यह भी सही है। और चौथा ऑप्शन है कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चैप्टर 4 देखेंगे। विश्व युद्धों का इतिहास। चलिए इससे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न इसको एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है विश्व युद्धों का इतिहास में कि रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो याद करिएगा 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1905 में। प्रश्न संख्या 2 है कि त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ? त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1882 में त्रिगुट सम्मेलन हुआ। प्रश्न संख्या 3 है कि वर्साई की संधि में, फ्रांस ने वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? यानी कि वर्साई की जो संधि हुई थी उसमें कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? 3 का उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि वर्साई की संधि में 3 देश जो है अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है कि किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई? यानी वह वर्ष कौन है जिस समय बहुत ही भयंकर आर्थिक मंदी की दौर से देश गुजर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। 30 देता है लेकिन इसका ऑप्शन के अनुसार 1929 में विश्वव्यापक आर्थिक मंदी आया। प्रश्न संख्या 5 है कि पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अमेरिका। इसका राइट उत्तर हो जाएगा अमेरिका में पर्ल हार्बर स्थित है। चलिए अब जो अगला टॉपिक जो है पश्चिमा नाजीवाद, इससे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न है इसको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही चर्चित सवाल है। तो मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? तो इटली का शासक था मुसोलिनी, और इटली के एकीकरण में मुसोलिनी का बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो मुसोलिनी जो है या आपको मुसोलिनी कहाँ के शासक थे? तो इटली के शासक थे। प्रश्न संख्या 2 है
कि हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था। तो हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था। तो इसका राइट उत्तर होगा ब्रौना शहर। सबसे पहले हिटलर के बारे में जानेंगे। हिटलर जो है तानाशाही थे और बहुत ही हिटलरशाही प्रक्रिया जर्मनी में निभा रहे थे। हिटलर के समय जो है जर्मनी में हिटलरशाही शासन व्यवस्था चरम सीमा पर था और हिटलर का जन्म जो है जर्मनी के किस शहर में हुआ था। तो ब्रौना शहर में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है कि मीन कैफ, याद रखिएगा, यह पुस्तक किसकी रचना की गई है या किसकी आत्मकथा भी है। तो याद रखिएगा यह बहुत ही पॉपुलर किताब है और यह हिटलर की आत्मकथा है और इनके लेखक भी कौन है। तो हिटलर ही है। तो मीन कैफ पुस्तक किसकी रचना है। हिटलर का है। प्रश्न संख्या 4 है कि हिटलर को चांसलर कब मनोनीत किया गया। हिटलर को चांसलर कब मनोनीत किया गया। तो 1933 में 1933 में हिटलर को चांसलर मनोनीत किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था। तो इसका राइट उत्तर होगा जर्मनी की मुद्रा का नाम पाउंड था। जर्मनी की मुद्रा का नाम पाउंड था। इस प्रकार टॉपिक नंबर 5 का इम्पोर्टेंट प्रश्न समाप्त हुआ। टॉपिक नंबर 6 देखते हैं। वन समाज और उपनिवेशवाद, इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे एक एक करके उसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। कौन है। भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भील है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 को पारित किया गया था। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1865 को भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न संख्या 3 है कि तमार विद्रोह कब हुआ था। तमार विद्रोह कब हुआ था। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1789 में तमार विद्रोह हुआ था। तो 1789 में ही एक क्रांति हुई थी। आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि 1789 में बहुत ही पॉपुलर क्रांति हुई थी, उसका क्या नाम था। तो 1789 में तमार विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है कि कंद विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। कंद विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में कंद विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, बिरसा मुंडा बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है और उनके बारे में सभी लोग जानते भी है। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है झारखंड के किस गांव में हुआ था। तो गांव का नाम है उलीहातू। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। इस प्रकार अध्याय 6 का इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने देखा। अब अध्याय 7 में शांति के प्रयास चैप्टर का नाम है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है। 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 3 है कि कुवैत को इराकी सेना ने
कब मुक्त कराया गया? कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त करा दिया गया? तो 3 का राइट आंसर है 1991 में कुवैत को इराकी सेना से मुक्त करा दिया गया। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में आपको अस्थायी देशों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या 5 है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी कितने सदस्य हैं? तो 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया था। इस प्रकार टॉपिक नंबर 7 था शांति के प्रयास से रिपोर्टेड प्रश्न को हमने देखा। अब जो है टॉपिक नंबर 8 है और यह इतिहास का क्लास 9 के इतिहास का अंतिम चैप्टर है। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहला इसका टॉपिक का नाम है कृषि और खेतीहर समाज। इसमें पहला टॉपिक है, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे कि निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी है? तो निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का जूट हो जाएगा। जूट चूँकि यह एक तरह से रेशेदार फसल है, इसको आराम से ऊपर वाला पार्ट को निकाला जाता है, फिर उसको इससे जूट के बोरे और कई तरह के वस्तु बनाई जाती है। तो इसमें रेशेदार फसलें कौन है? तो जूट है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे कि कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? तो कपास उत्पादन का श्रेय जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। कपास उत्पादन का श्रेय किसको देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास के उत्पादन का जो है साक्ष्य मिला था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कपास उत्पादन का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि रबी फसल कब बुआई की जाती है? रबी फसल को कब बुआई की जाती है? तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से परिधान करते होंगे, बिलोंग करते होंगे, तो जरूर इस चीज़ को जानते होंगे कि रबी फसल जो है आपको कब बुआई की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसी समय आपको अक्टूबर नवंबर जो आने वाली है, इसमें आपको रबी फसलें बोई जाती है। सबसे पहले रबी फसल के बारे में बता दूं कि रबी फसल कौन कौन आते हैं। तो जैसे गेहूं हो गया, और गेहूं के समय में जो जो चीज़ बोई जाती है, जैसे गेहूं, दलहनी फसल, मसूर, उसके बाद आपको जितना भी दलहनी फसलें हैं और गेहूं इत्यादि सभी फसलों को रबी फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और एक होता है आपको रबी फसल और दूसरा होता है आपको ध्यान में नहीं है, रबी फसल और एक जिसमें आपको चावल इत्यादि को किया जाता है। तो रबी फसल जो है एक खरीफ फसल होता है और दूसरा क्या होता है? रबी फसल। तो गेहूं और दलहन ये सब जो होते हैं रबी फसल के अंतर्गत आते हैं और यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और एक होता है खरीफ फसल जिसके अंतर्गत धान और भी कई फसल आते हैं, और यह जो है आपको जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। प्रश्न संख्या 5 है कि धान जो है किस जलवायु की फसल है? देखिए आई गया। तो धान जो है जलवायु की बातें पूछ रहा है। पहले तो यह खरीफ फसल है और जलवायु जो हो जाएगा यह आपको उष्णदार है। ठीक है, तो धान की जलवायु की फसल है उष्णदार। तो इस प्रकार जो है आपको
क्लास 9th के से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने थे इतिहास की दुनिया से, एक एक करके सही प्रश्नों से, सभी चैप्टरों से हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, सही प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसी को शामिल किया गया है। और भी इससे संबंधित कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो अपलोड कर दें ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ऐसे आपको इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी अपने ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित जो है क्लास 10th का इतिहास और पॉलिटी दोनों का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप चाहे तो एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए समय के लिए। तब तक यही साथियों आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। धन्यवाद साथियों।